लोजपा में वार पलटवार जारी। आज होगा पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बैठक में लोजपा के सभी बागी सांसद होंगे शामिल। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने राजधानी में बाढ़ की स्थितियों का लिया जायजा। कई संप हाउस का भी किया निरीक्षण। राजधानी सहित 11 जिलों के लिए अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। और देश के साथ बिहार में भी थम रही कोरोना की रफ्तार। 71 दिन बाद देश में 9 लाख से कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लोजपा सांसद चंदन सिंह के निजी आवास पर आयोजित हो रही है। बैठक को लेकर हंगामा न हो, इसको लेकर पुलिस की भारी संख्या में बल वहां पर मौजूद है और उनकी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि उनके आवास पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लोजपा के कार्यकर्ता भी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सांसद बीना देवी और सांसद चंदन सिंह बैठक में सम्मिलित होने के लिए सभा स्थल पर भी मौजूद हैं। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये पटना में स्थित चंदन सिंह का आवास है, जहां पर इस कार्यकारिणी बैठक को बुलाया गया है, जहां पर बीना देवी जो कि लोजपा की सांसद है और साथ ही साथ चंदन सिंह के साथ तमाम 5 बागी सांसदों के मौके पर पहुंचने की बात की जा रही है और वो वहां पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ तमाम लोजपा के जो दलित नेता है वो भी मौजूद रहेंगे और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बात होने वाली है और इस पर उनका समर्थन दिया जाएगा। इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, उनके आवास पर यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर दिल्ली में चिराग पासवान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो इसके खिलाफ है, क्योंकि पशुपति पारस अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं लोजपा के तो वो खिलाफ होगा, लोजपा पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर चिराग पासवान तैनात है और जब तक वो अपने मन से इस पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक पशुपति पारस इस पद पे नहीं आ सकते। और ये बात उन्होंने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिलेंगे, मीटिंग के बाद बताएंगे, सब बात तो बताएंगे, इसी बात के बाद चुनाव का भी होगा। अब देखते हैं क्या एजेंडा, हमको पता भी नहीं, हम तो दिल्ली से चले आए। मीटिंग के बाद और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ अभिषेक, उनसे बात करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। अभिषेक, बैठक की जा रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और दिल्ली से लेकर पटना तक भूचाल आया हुआ है लोजपा के अंदर। बिल्कुल, पटना से दिल्ली तक भूचाल है निर्भय, और ये बात आप ठीक कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जो टकराव है, उस टकराव के लिहाज से और बिहार की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई पटना से दिल्ली तक गहमागहमी तेज है, लेकिन पटना में सियासी हलचल ज्यादा तेज है। सूरजभान सिंह के घर पर जो पशुपति कुमार पारस का गुट है, उस गुट की बैठक चल रही है और जाहिर तौर पर यह बैठक महज औपचारिकता है। पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का चुन लिया जाना है। जो पारस का गुट है वो ये फैसला, इस फैसले पर आज मुहर लगाएगा उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। इस फैसले पर बात करें तो चिराग पासवान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह दिया है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो इसको नहीं मानेंगे, ये पार्टी के खिलाफ होगा। क्योंकि इस बैठक से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह भी देखना होगा। यह बैठक सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाने के लिए बुलाई गई है या फिर इस बैठक से कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं, कोई दूसरा फैसला भी सामने आ सकता है। इसलिए भी यह बैठक महत्वपूर्ण है और इसलिए भी इस बैठक पर निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल, और इस बैठक में गए तो 5 बागी सांसद भी मौजूद रहेंगे और पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी किया था और उन्होंने कहा था कि चिराग से पार्टी नहीं संभल रही है, वो कमान अब पार्टी के ही बड़े नेता के हाथ में आएगा। लेकिन चिराग बार बार कह रहे हैं कि अगर वो बनते राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो नहीं मानेंगे, तो पार्टी के संविधान के खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल, चिराग पासवान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान ने की और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कोर्ट तक जाएगी। हमारे हक में हमारी पार्टी का संविधान है और हमको हमारा संविधान, हमारी पार्टी का संविधान राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहने की इजाजत देता है। तो संविधान को हथियार बनाकर चिराग पासवान ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। और मैंने कहा और हमारा चैनल लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि दरअसल सिर्फ पटना में गहमागहमी तेज नहीं है, दिल्ली में भी गहमागहमी तेज है। चिराग पासवान के घर पर भी एक बैठक चल रही है चिराग गुट के नेताओं की और रोज चल रही है, कल भी थी, आज भी यह बैठक चल रही है।
यह भी देखना होगा कि यह भी खबर है कि जब बैठक खत्म होगी पटना में पारस गुट की, उसके बाद शाम 5 बजे के आसपास पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो देखना यह भी होगा कि पशुपति कुमार पारस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या जानकारी देते हैं। वो जानकारी क्या सिर्फ ये होगी कि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और दूसरी बड़ी बात कि अगर पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जवाब। बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल है बिल्कुल हाँ टिकी हुई है। चिराग पासवान ने कल ही से ये संकेत दे दिए हैं कि जब कोई वार होगा, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम इसी तरह आप लोगों के बीच आते रहेंगे। तो चिराग पासवान एक बार फिर सामने आएंगे, यह भी देखना होगा। नहीं, जब दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि पार्टी में तोड़ के लिए, जब उनके पिता का निधन हो गया है तो अब लोजपा को तोड़ने के लिए तो जेडीयू का हाथ है। उन्होंने तो नीतीश कुमार का भी नाम ले लिया और साथ ही साथ जेडीयू के कई बड़े नेताओं का नाम ले लिया कि ये जेडीयू का हाथ है कि लोजपा को तोड़ना चाहती है। बिल्कुल चिराग पासवान ने जेडीयू का नाम लिया, और चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि जेडीयू का हाथ है तो जो संकेत हैं, जो घटनाक्रम रहा है, चिराग पासवान के आरोपों को मजबूती देता है। केशव सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। केशव सिंह लोजपा से निकाले गए थे और उसके बाद उनकी एंट्री जेडीयू में होती है। आरसीपी सिंह उन्हें जेडीयू ज्वाइन कराते हैं और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो जेडीयू ज्वाइन करते हैं। लेकिन केशव सिंह जेडीयू नेता हैं, बावजूद इसके वो पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी दफ्तर में पूरे दिन रहते हैं। और वहां जब आखिरी सवाल अभिषेक जी, बिल्कुल पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हैं और बड़ी बात कही केशव सिंह ने कि देखिए, अगर जेडीयू इजाजत देती है, हम एनडीए का हिस्सा हैं, अगर जेडीयू बीजेपी को कोई दिक्कत ना हो तो हम अपने हजारों समर्थकों के साथ पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली लोजपा में वापस जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें तो चिराग ने जो बात कही है, चिराग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभिषेक, थे जब दिल्ली में पशुपति कुमार पारस गुट की एक बैठक हुई थी, जब ये पूरा खेल खेला गया था, एक सवाल तो जेडीयू की भूमिका रही है। ऐसी धारणा भी है, ऐसा परसेप्शन भी है, ऐसे संकेत भी हैं, कयास भी हैं, और चिराग पासवान तो आरोप लगा ही रहे हैं। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। चिराग ने एक बात कही थी, जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में 2020 में, उस वक्त एक सीट हाथ आई, राजकुमार सिंह मटियानी से विधायक बने, लोजपा में थे। उस वक्त उन्होंने लोजपा छोड़ के जेडीयू का दामन थामा। उस वक्त भी सुगबुगाहट तेज थी कि नीतीश कुमार के संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है राजकुमार सिंह। और अब उसी के बाद जब वो जेडीयू में शामिल हुए, उस वक्त भी चिराग ने कहा कि हमें तभी लग गया था कि कहीं ना कहीं जेडीयू उसको तोड़ने में लगा है। यह काम ही है कि आप दलित और महादलित को बीच में लड़ा दें। बिल्कुल, जेडीयू तोड़ने में लगा है, लेकिन जेडीयू के लिए और सीएम नीतीश कुमार के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ना इतना आसान नहीं था। ये तब से ही समझ में आ गया था जब राजकुमार सिंह ने लोजपा छोड़ के जेडीयू का दामन थामा था, क्योंकि एक महज तो विधायक वही थे मटियानी से इस बार विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, राजकुमार सिंह ने मटिहानी से चुनाव जीता, एलजेपी के टिकट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले वो अकेले नेता थे, उन्होंने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। और केशव सिंह जो लोजपा में बड़ी भूमिका में रहे कई वर्षों तक, और वो जेडीयू में चले जाते हैं। एकमात्र एमएलसी नूतन सिंह बीजेपी में चली जाती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता बेतिया में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तो देखिए, ये टूट की स्क्रिप्ट या फिर जो कुनबा बिखर रहा था चिराग पासवान के, चिराग के बंगले से धुआं लगातार उठ रहा था, और चिराग पासवान ने जो चिट्ठी होली में लिखी, होली के दिन लिखी पशुपति कुमार पारस को, वो चिट्ठी भी ये इस बात को पुख्ता करती है कि नहीं, नाराजगी पहले से सुलगी हुई थी। पशुपति कुमार पारस के तेवर जो थे, उनके जो मिजाज थे, वो पहले थे चिराग पासवान के खिलाफ थे, और इस खेल की जो स्क्रिप्ट थी पहले से रची जा रही थी। जेडीयू के लिए लोजपा को तोड़ना। अभिषेक, ये विधानसभा चुनाव के बाद ही क्यों नहीं हुआ अभिषेक? आप ये बताइए कि उसके बाद ही क्यों नहीं हुआ, जब चुनाव इतनी करारी शिकस्त लोजपा को मिली थी बिहार विधानसभा चुनाव में। उस वक्त ही बता देना चाहिए था कि एक बुजुर्ग को, एक समझे हुए नेता को, एक एक्सपीरियंस नेता को इस पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए। उस वक्त भी ये चीज नहीं हुई, तब तो चिराग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना। सवाल दोहराइएगा जी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि विधानसभा चुनाव जब खत्म हुआ, लोजपा की करारी शिकस्त हुई, उस वक्त भी तो पार्टी में ये मतभेद हो सकता था। जब चाचा भतीजा के बीच, उस वक्त भी ये मतभेद हो सकता था कि भाई आपकी कमान, आपने पार्टी को संभाला और इस तरीके से हमने, जब हमारी हार हुई है, उस वक्त भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उनको तैनात किया जा सकता था। उस वक्त भी सांसद बागी हो सकते थे। तो ये वक्त क्यों लगा है?
जी देखिए, वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये आसान नहीं था जेडीयू के लिए भी और पशुपति कुमार पारस के लिए भी। रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे हैं और रामविलास पासवान ने अपनी विरासत चिराग पासवान को सौंपी थी। रामविलास पासवान सार्वजनिक रूप से कई बार ये कह चुके थे कि पार्टी के जो फैसले हैं चिराग पासवान अब ले सकते हैं और उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान अगर कोई फैसला लेते हैं, आपको याद होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब सीटों का पेच फंसा था तो चिराग पासवान ने बीजेपी को लेकर अपने तेवर तल्ख कर लिए थे और उनके कई बयान सामने आए थे। बाद में सीटों को लेकर समझौता हुआ था और चिराग पासवान जो सम्मानजनक समझौता चाहते थे एलजेपी के लिए, उनकी जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के मुताबिक सीटों का पर अब तो एक तरफा मोहब्बत है ना, एक तरफा मोहब्बत भी देखी जाती है उनकी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में किया, उस वक्त भी पूछा गया कि जब वो बीजेपी के हनुमान कहे जा रहे थे तो जब हनुमान संकट में तो राम मदद करेंगे क्या? इशारा किस ओर है सब जानते हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने तो कह दिया कि अगर मदद न मिले या फिर मदद मांगनी पड़े हनुमान को राम से, तो फिर हनुमान कैसा राम से कैसा। देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा था कि वक्त क्यों लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वक्त इसलिए लगा कि अभी पशुपति कुमार पारस के गुट में जो दो नेता हैं उनको चिराग पासवान से अलग करना पशुपति कुमार पारस के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। यह हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं क्योंकि प्रिंस राज और जो चिराग पासवान के रिश्ते रहे हैं वाकई बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और बहुत निजी रिश्ते रहे। जाहिर है दोनों भाई हैं तो निजी रिश्ते तो होंगे, लेकिन दोनों बहुत करीब रहे हैं। प्रिंस राज को तोड़ना आसान नहीं रहा होगा। दूसरी बात, सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के करीबी रहे हैं, चिराग पासवान के भी करीबी नेताओं में से रहे हैं और यहां तक कि जब कई महीनों से पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे थे तो उनको मनाने का काम भी चिराग पासवान ने सूरजभान सिंह को और अब्दुल खालिद को सौंपा था। तो समय लगा इन चीजों में। सूरजभान सिंह को चिराग पासवान के खिलाफ कर लेना, उनको चिराग पासवान से अलग कर देना, प्रिंस राज को चिराग पासवान से अलग कर देना पशुपति कुमार पारस के लिए आसान काम नहीं था। हालांकि ये हुआ है लेकिन वक्त तो लगा, इसीलिए वक्त लगा। बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो चिराग की मोहब्बत भी यहाँ पे कम नहीं है। लोजपा की जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लिए भी मोहब्बत यहाँ की जनता के लिए कम नहीं है जो लोजपा के समर्थक है। आपने देखा होगा पशुपति पारस के तस्वीरों पे कालिक भी पोती गई थी और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, चिराग के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पशुपति पारस पटना में है, चिराग के पटना आने की कब उम्मीद है? क्या वो पटना आ सकते हैं? बिल्कुल, दरअसल दिल्ली में जो खेल खेला गया है और दिल्ली में जिस खेल की स्क्रिप्ट तैयार की गई है वो अब उसकी रणभूमि अब पटना बनने जा रही है और वो खेल बिल्कुल आक्रामक अंदाज में पटना में खेला जाने वाला है, बिहार में खेला जाने वाला है। आमने सामने की लड़ाई चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच होने वाली है। आज जो मीटिंग चल रही है दिल्ली में और आज जो मीटिंग चल रही है पशुपति कुमार पारस गुट की पटना में, इन दोनों बैठकों को खत्म होने दीजिए। चिराग पासवान भी बहुत जल्द पटना के प्लेन पर सवार होने वाले हैं। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं। लोजपा के और खासकर चिराग पासवान के करीबी नेताओं से हमारी बात हुई। कुछ घंटों का समय बचा हुआ है जब चिराग पासवान पटना पहुंचेंगे। संभवतः कल देर शाम चिराग पासवान पटना पहुंच सकते हैं और जब पटना पहुंचेंगे तो यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि एयरपोर्ट की तस्वीर क्या होती है। क्या वो तस्वीर उस तस्वीर से ज्यादा बेहतर होती है? बिल्कुल, और लोजपा की राजनीति की तस्वीर क्या होती है वो तो चिराग के आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की है। तो ये बात जो चल रही है कि लोजपा में जो बगावत है, 5 सांसद अब पहुंचेंगे, चंदन सिंह वहां पे मुलाकात करेंगे और उनके वहां पे उनकी अध्यक्षता में वहां पे बैठक की जाएगी। 5 सांसद वहां मौजूद रहेंगे और बैठक होगी और पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर उनका समर्थन पुरजोर है, जिसको लेकर चिराग ने भी कहा है कि अगर पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं तब भी ये लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के खिलाफ होगा। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। चाचा और चचेरे भाई से मिल रही चुनौती से निपटने के लिए मैदान में उतरे चिराग पासवान ने लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रिंस राज की जगह राजू तिवारी पर मनोनीत कर दिया है। हालांकि राजू तिवारी पहले से ही बिहार प्रदेश लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। चिराग ने अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से विधायक रह चुके राजू तिवारी चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वे हार गए, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें हमेशा पार्टी के अहम पद पर बिठाए रखा। कुछ महीने पहले ही उन्हें पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो बता दें कि अब चिराग पासवान भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि राजू तिवारी को अब लोजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मनोनीत किया है और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच की करीबी हमेशा से राजनीति में देखी जाती है और राजू तिवारी
को उन्होंने लोजपा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं तस्वीर। और अब एक्शन में चिराग ने बड़ा फैसला लिया एक्शन मोड में आते हुए, और अब प्रिंस राज को हटा के राजू तिवारी को उन्होंने लोजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। और बात करते हैं बिहार में अब मानसून ने दस्तक दे दिया है। ऐसे में बिहार के कई जिले सहित राजधानी पटना के कई इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह नालों की उराही नहीं हो पाई है। वहीं बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कई संप हाउस का भी जायजा लिया। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज पटना के कई संप हाउस पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया है। और सबसे बड़ी बात, जो बाढ़ की संभावना है, क्योंकि बिहार में मानसून ने पहले ही दस्तक दे दिया है, कह सकते हैं प्री मानसून है ये, और इस बीच जो जल जमाव की स्थिति है, जलमग्न हो जाता है राजधानी पटना और बिहार के कई जिले, उसे देखने के लिए, उसकी स्थितियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद निकले। उनके साथ विधायक अरुण कुमार भी हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और आज उन्होंने कई संप हाउस का निरीक्षण करते हुए स्थितियों का, हालातों का जायजा लिया है। नालों की उराही को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे, हम सबों ने उठाने का प्रयास किया। हमारे साथ पटना के विधायक एवं माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, श्री संजीव चौरसिया जी और हम सबों के नेता श्री नंदकिशोर यादव जी, हमारे माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री विवेक कुमार जी, ऐसे तमाम लोगों के सलाह और सहयोग से कई जो अस्थायी और आवश्यक कदम उठाना है उसको हम सब उठाएंगे। और नेपाल सीमा पर बसे लोगों के लिए राहत की खबर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भारी गिरावट को देखा गया है। आपको बता दें कि बराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी हो रहा है डिस्चार्ज, यानी कि 2,90,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है। और इस वजह से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेपाल के स्थित जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर अब बाढ़ की जो स्थिति है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ के से बचने के लिए करीबन लाखों क्यूसेक पानी को जो है वो छोड़ा गया है। और बाढ़ का खतरा जो लेकर लगातार स्थानीय लोग चिंतित थे, सरकार चिंतित है, इसको लेकर काम किया गया है। और कहीं ना कहीं नेपाल में बारिश से जो नदियों में उफान आता है, इसकी रुकाई के लिए, इसकी जो रोक के लिए काम किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। गंडक की जो नदी है, जो खतरे के आसार बार बार लाती है, उसको लेकर भी कार्य किया गया है। बिहार के सभी जिलों में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों यानी 18 जून तक राज्य के पटना सहित 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपनी जारी अलर्ट में कहा है कि मानसून की अति सक्रियता के कारण अगले 48 घंटे तक न केवल हल्की से मध्यम बारिश होगी, बल्कि इस दौरान तीव्र गति से बिजली गिर सकती है। ऐसे में खुले मैदान, नदी जल भराव वाले क्षेत्र में जाने से बचें और सतर्क रहें। और देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में पूरे देश में 64,208 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। तो वहीं 24 घंटे में 2,330 मरीजों की मौत भी हुई है पूरे देश में। वहीं 24 घंटे में 1,03,570 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 8,26,740 हो चुकी है, जो कि 71 दिन बाद सबसे कम मरीज पाए गए हैं जो कि एक्टिव है। और बात बिहार की करते हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने लगा है। लॉकडाउन को भी इसका वजह माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना के 370 नए मामले सामने आए। इन मरीजों में सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 1,11,819 लोगों की सैंपल की जांच की गई, जबकि 730 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जबकि बिहार में कोरोना का रिकवरी प्रतिशत 98.12% हो गया है। बक्सर के मनोहरपुर गांव में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर इस मामले में बाप बेटे सहित एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 4.25 लाख रुपए की नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।
तो बक्सर में नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। आपको बता दें कि मौके से बाप बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ही एक परिवार के बताए जा रहे हैं और करीबन लाखों, 4.25 लाख रुपए नकली नोट मौके से बरामद किए गए हैं। वहीं मौके से प्रिंटर, कंप्यूटर और लैपटॉप बरामद किया गया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये जाली नोट का धंधा किया करते थे। तो मौके से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने, बक्सर के पुलिस अधीक्षक ने, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। मौके से करीबन 4.25 लाख नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ लैपटॉप और एक प्रिंटर मौके से बरामद किया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोग यानी बाप बेटे सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी गिरफ्तारी कर उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है। राजपुर थाना के मनोहरपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर विषय था। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से गहन विचार विमर्श किया गया और त्वरित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में हमारे अन्य सदस्य राजपुर के स्थानीय थाना प्रभारी डीएसपी प्रोफेशनल और हमारे डीआई की टीम के द्वारा साथ जो है छापामारी किया गया। छापामारी में करीब जो है 3,12,000 के निर्मित जाली नोट बरामद हुए। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, नकली नोट का जो फैक्ट्री है उसका भंडाफोड़ किया गया है। मौके से करीबन लाखों रुपए नकली नोट बरामद किए गए और क्या कुछ पता चल पाया है? जी, आपको बता दें कि बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में जो नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, तकरीबन 3,12,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिसमें से 100, 200, 10, 500 और 2,000 के नोट हैं तथा इसके विपरीत 62,000 तकरीबन 62,000 रुपए के वैसे भी नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी अभी प्रिंटिंग चल रही थी। इसलिए वो अभी एक तरह से कह लें कि वो अर्धनिर्मित नोट थे। इस संबंध में तकरीबन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि बेटा जो है वो धर्मेंद्र सिंह इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे, आखिर कब से ये जाली नोट का जो फैक्ट्री चला रहे थे, ये कब से चला रहे थे? तकरीबन पुलिस ने बताया तकरीबन 2 महीने से इस अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और इसमें कई बार गुप्त सूचनाएं भी मिली, लेकिन वैसी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। गुप्त सूचनाओं के आधार पर ही इस बार टीम का गठन किया गया, जिसमें बक्सर अनुमंडल के डीआईयू की टीम थी, राजपुर थाना के थाना अध्यक्ष और इसमें कई थानों की पुलिस ने मिलकर के छापेमारी की, तब जाकर के ये कामयाबी मिली है। बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो तमाम जानकारी हमसे साझा की है। तो बता दें कि बक्सर में नकली नोट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। मौके से करीबन 3,12,000 नकली नोट बरामद किए गए हैं। लखीसराय जिले में एएसपी के नेतृत्व में नक्सल रोधी अभियान चलाया गया और इस अभियान में जिले के चानन थाना क्षेत्र से सटे जंगली और पहाड़ी इलाकों की सर्चिंग की गई। इस दौरान संदिग्ध घरों की भी तलाशी ली गई। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नक्सल प्रभावित गांवों में नक्सल समस्या के कारण हो रहे दुष्परिणामों के बारे में भी समझाया। गांव वालों को सरकार द्वारा सरेंडर पॉलिसी के लाभों के संबंध में भी बताया गया है। बता दें कि लखीसराय में नक्सल रोधी अभियान चलाया गया है जो कि एएसपी के नेतृत्व में चलाया गया है। जिला चानन थाना क्षेत्र में ये नक्सल रोधी अभियान चलाया गया है और कई बातें लोगों को समझाई गई है। जंगली और पहाड़ी इलाकों में इस दौरान सर्च अभियान किया गया और विशेष तरीके से नजर रखी गई। साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया है। तो बता दें कि लखीसराय में आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर नक्सल रोधी अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि एएसपी के नेतृत्व में, चानन थाना के एएसपी के नेतृत्व में यह पूरा अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगली और पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग की गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को इस अभियान के बारे में विशेष रूप से समझाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लखीसराय में नक्सल रोधी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित इलाका रहता है, जिसको लेकर
पुलिस विभाग लगातार नक्सलियों के धरपकड़ अभियान चलाता ही रहता है और इसी कड़ी में नक्सल रोधी अभियान चलाया गया है और साथ ही साथ चानन थाना क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई और साथ ही साथ सख्त हिदायत दी गई कि अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। आपको बता दें कि इस दौरान एएसपी के सहित पुलिस की टीम ने जंगली और पहाड़ी इलाकों का निरीक्षण भी किया है। क्यूल और लखीसराय के लोगों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाले लोगों के लिए इस ब्रिज पर लापरवाही के साथ चलना कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए और माजरा समझ में आ जाएगा। ये तस्वीर बताती है कि इंसान की जान की कीमत क्या है। बस इतना कि 10 किलोमीटर की दूरी को कुछ मिनटों में पाटा जाए। चलिए पूरा माजरा समझते हैं। ये तस्वीर दानापुर रेल मंडल के लखीसराय और क्यूल जंक्शन के बीच बने पुल की है। दरअसल अगर ये पुल ना होता तो क्यूल से लखीसराय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन ये पुल इस दूरी को 9 किलोमीटर कम कर देता है। यानी इस पुल की वजह से क्यूल से लखीसराय की दूरी महज 1 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए लोग जान जोखिम में भी डालकर इस सफर को मजबूर हैं। हालांकि यह सफर कितना जानलेवा है इसकी फिक्र ना तो आम लोगों को है और न ही रेलवे को। लोग रेलवे ट्रैक पर चलते हैं, जाहिर है यह किसी हादसे को बुलावा देना जैसा ही है। अब उन लोगों को भी सुनिए जो जान जोखिम में डालकर इस पुल पर सफर करते हैं। आदमी जो है मजबूरी का ये लाइन के रास्ते लेके आता है, जो कि सरकार रेलवे मंत्री जो है रास्ता 1 से 1.5 फीट का लगभग है, जो कि इसको 4 फीट बनाना लंबाई था, जो कि एक साइकिल इसके देके पार नहीं हो पाता है। लोग मजबूरी के कारण ये रास्ता देके लाइन से आता है। मानिए यहाँ पर 100 आदमी लाइन के देके मजबूरी कारण आ रहा है। उधर से अगर एक भी ट्रेन आ गया तो ये लोग कहाँ जाएगा? इनके जान पर क्या होगा? ये लोग तो अपने जान को तो खुद खुशी करके मानेगा ना। सरकार इसका क्या निर्णय लेगा? 1.5 फीट का रास्ता उसमें आदमी कैसे जाएगा? कम से कम 4 फीट 3 फीट चाहिए। क्या 4 फीट चाहिए? नदी में पानी आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। कितना खतरनाक है ये? बहुत खतरनाक है ये। तो क्यूल और लखीसराय के लोगों के लिए लाइफ लाइन बने इस रेलवे ब्रिज पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संभलने की जरूरत रेलवे को भी है और आम लोगों को भी। सिर्फ सफर को 9 किलोमीटर छोटा करने के लिए जान को जोखिम में डाला जाए, ये भी तो सही नहीं। लखीसराय से डीटीवी भारत के लिए सरफराज आलम की रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही। यहां हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।